जोरदार ताली हो जानी चाहिए अंकुर गुप्ता के लिए, क्योंकि आज हमने सीपीआई एमएल की बातों को सुना, कांग्रेस का क्या पक्ष है ये भी हमने जाना। इसके अलावा जनसुराज किस सोच के साथ बिहार में आगे बढ़ रही है इस पर हमने जाना पार्टी की राय। लेकिन अब ये भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि भाजपा एनडीए के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रही है और अगले 5 साल की नीति और सोच क्या है सरकार की, ये आज हम जानेंगे। अंकुर गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत स्वागत है अंकुर गुप्ता जी आपका कशिश के इस मंच पर। मैं आपको और आपकी समस्त टीम को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मिथिला की पवित्र धरती दरभंगा में आके आप लोग ये कॉन्क्लेव करके सभी दल के लोगों को आप लोगों ने एकत्रित किया, उनके विचार को चुनाव के मुद्दे पर रखने का अवसर दिया। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आप बड़े ही इत्मीनान से बैठकर सुने हैं, आपने हर पार्टी के पक्ष को सुना, क्या उनका कहना है, उनके आरोप क्या हैं। अब आपकी बारी है। देखिए, चुनाव का टाइम जब जब आता है किसी भी प्रदेश में, तो जो पुरानी पार्टियां रहती हैं, चुनाव का वोट जो प्रतिशत होता है वहां की जनता तय करती है, और जनता 5 साल में किए गए उस पार्टी के विकास को देखती है कि उनके सरकार में आने से उनके प्रदेश का, उनके जिस विधानसभा के जिले का क्या विकास हुआ। उसी के आधार पर जनता हमेशा अपना निर्णय लेती है, और जनता का जो निर्णय होता है वो एकदम चुनाव की जब माहौल बनती है तो सभी लोग अपने अपने माइंड को सेट कर लेते हैं कि हमें अपना मत कहाँ देना है। बीच में ये सारे चीज आती हैं, इन पे आरोप लगते हैं, वो लगते हैं, नई पार्टियां आती हैं, फिर जब चुनाव खत्म होता है तो वो पार्टियां कहाँ चली जाती हैं, फिर अगले 5 वर्ष के बाद फिर वो नजर आते हैं, और कितने पार्टियां ऐसी रहती हैं जो दोबारा नजर भी नहीं आती हैं। तो चुनाव का दौर है, उन्हें भी अपनी आजमाइश करने दीजिए, किन्हीं लोग का देखते हैं क्या होता है, जनता क्या निर्णय लेती है। आपने कहा कि सरकार आती है जाती है, लेकिन बिहार में 20 साल से एनडीए की सरकार है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा इधर उधर हुआ, लेकिन लगातार आप लोग साथ हैं, गठबंधन में है। लेकिन अब अगले 5 साल की हम बात करें, यानी 25 से 30, क्या विजन है एनडीए का? देखिए मैडम, अगर 20 साल की आपने तो हमारे बता दिए, तो हम क्यों ना 20 साल बाई 20 साल कर लें। 20 साल का 2020 का क्यों ना हम लोग टूर्नामेंट ही कर लेते हैं। हमारे जो बीते हुए 20 साल हैं और अभी के जो वर्तमान के 20 साल हैं, हम लोग उसको पैरेलल करके देखते हैं कि वो 20 साल बेहतर है कि अभी का जो 20 साल चल रहा है बेहतर है। बनाम 20 साल आप कह रहे हैं। यस मैडम, मैं कहूंगा जी। अब मैडम आपसे ही मैं कहता हूं कि आज आप जितनी हिम्मत के साथ सभी दल के लोगों को बैठा के, सच हो असत्य हो या जो भी हो, आप सवाल पूछ रही हैं। जब बिहार में एक ही परिवार की सरकार थी तो आपको यह अधिकार था, आपको इतनी स्वतंत्रता थी आपको इस तरह के सवाल पूछने के लिए। उस टाइम में जब पत्रकार लोग सवाल पूछते थे तो बिहार के जो गॉडफादर जिनका कहते हैं हम, आप लोग कहते हैं या जो भी लोग कहते हैं, लालू प्रसाद यादव जी, उनका कहनाम रहता था कि पत्रकार अगर उनसे कोई सवाल, सत्य अगर कथा कोई पूछ ले उनसे बारे में, तो वो उनको मारने की धमकियां देते थे। आज का दौर बता दीजिए, आज आपको आपके ऊपर में कोई सवाल नहीं करता है, आपको जितना सवाल पूछना था आप पूछते। तो ये है बिहार का विकास, ये है बिहार की आजादी, और इस आजादी को देने में केंद्र सरकार के साथ जो बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, ये उनकी उपलब्धि है कि आज हम लोग इस मंच पर, आप भी बहुत दूर से आकर एकदम रिलैक्स मूड में आकर आज आप यहां बैठकर आप कॉन्क्लेव कर रही हैं कशिश न्यूज का। पहले तो ऐसा नहीं होता था मैडम। तो ये है हमारे बिहार का 20 साल वर्सेस 20 साल। इसको आप आकलन करिए कि बिहार में 20 साल के अंदर में बिहार में क्या मिला है क्या नहीं मिला। चाहे युवा हो, किसान हो, महिला हो या जो भी है, उनको आज के समय में क्या उनको अधिकार मिला है, उनको योजनाएं मिली हैं, उनको जीने का अधिकार मिला है। अभी आप तो मखाने की कीमत दरभंगा में थी 400 से 500 रुपए, बेहतर क्वालिटी का मखाना। और जब जीआई टैग मिल गया, राष्ट्रीय मखाना केंद्र की उपाधि मिल गई, तो किसानों का
क्या कहते हैं वृद्धि बढ़ी, उन लोगों ने व्यापार को इसको सबसे बड़ा किया और आज ये मखाना है कि पूरे भारत में जा रहा है। और आज अगर आप मखाना का दाम पूछेंगे मैडम, तो बेहतर मखाना जो 400-500 में मिलता था वो मखाना आज हम लोग को मिलता है 1500-1600 रुपए में। तो ये वृद्धि नहीं है तो क्या हुआ, सो बता दीजिए। नहीं, उसका आरोप तो व्यापार ये बढ़ा लगाए कि जा नहीं रहे बढ़ा? हैं कि वो किसानों से ले तो लिए जाते हैं, लेकिन जिस मूल्य पर, जिस प्राइस पर लिए जाने थे उतने में नहीं लिया जाता। आप लोग उसे दुगुना करके बाहर भेजते तो है, इंपोर्ट तो होता है, लेकिन उनको उनके श्रम के मुताबिक मूल्य नहीं मिल पाता। मैडम ये तो हमारे जो मखाना के जो किसान भाई लोग हैं, सहनी समाज के लोग इस मखाना का किसानी का खेती करते हैं, तो वो लोग जो अभी बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो दर निर्धारित की गई है उनमें जो बढ़ोतरी हुई है उसको वो लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि पिछले बार जो होता था और अभी जो हो रहा है उसमें वृद्धि हुई है। तभी आज के समय में मखाना का उत्पाद जो है पहले के तुलना में काफी बड़ा है। लोगों ने मखाना का उद्योग बढ़ाया है। मछली की बात करेंगे तो तालाबों में मछली का उद्योग बढ़ाया है। अगर ये उनके हिसाब की अगर उन्हें वृद्धि नहीं मिलती, उनकी मेहनताना नहीं मिलता, तो वो लोग इस व्यापार को आगे नहीं बढ़ाते। वो लोग किसान मखाना का खेती नहीं करते, मछली की व्यापारी नहीं करते। उन्हें उनके हिसाब से जो लागत है उसमें बढ़ोतरी करके उनको दिया गया, तो आज वो लोग खुश हैं। ये आरोप जो लगा रहे हैं वो तो आरोप लगाना उनका काम रहता है मैडम। उन्होंने जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कभी आरोप नहीं लगाया। जब आज वृद्धि हो रही है तो वो आरोप, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, तो कोई ना कोई मुद्दा लेके रोड पर वो लोग रहेंगे, हमारे किसान भाई युवा महिलाओं को गुमराह करेंगे। करने दीजिए। मिथिलांचल का विकास नहीं हुआ है ये भी कहा जा रहा है। मैडम मिथिला के विकास की अगर आप बात करेंगी तो आप भी आई होंगी तो रोड से ही आई होंगी या फ्लाइट से आई होंगी। पहले आप लोग को आना रहता था तो आप लोग आती थी पटना, पटना से फिर वहां से दरभंगा आना पड़ता था। मैडम आज के टाइम में बिहार में 6 एयरपोर्ट हो गए हैं, जिसमें मिथिला भी है, पूर्णिया भी है, भागलपुर भी है और फतुआ के साइड में भी एक शुरू होने वाला, मतलब 6 आपको एयरपोर्ट मिल गए। दूसरा, जब 2005 की आप बात करें विकास, मैं मिथिला की बात करूंगा, आपने मिथिला का सवाल किया है। मिथिला से हमें पटना जाने में उस टाइम में लगते थे 8 घंटे 7 घंटे। गाड़ी पहुंचने के बाद सही सलामत रहती थी, या जाने वाले आप भी जर्नी की होंगी, आप भी यहीं की हैं, तो आप इस बात को नकार नहीं सकती। आज हम लोग को जाने में कितना समय लगता है। तो जो रोड का जो जाल बिछा है ये तो विकास, इस पर तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि विकास नहीं हुआ है। उसके बाद आप आ जाइए, दरभंगा में DMCH अस्पताल है जो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल। जब RJD की सरकार थी तो उस अस्पताल के बेड पर कुत्ते रहते थे, जानवर रहते थे, वहां पर इलाज नहीं होती थी। और आज का आप जाके DMCH, मैं आपसे एक आग्रह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके DMCH घूम लेंगी। जो अपग्रेड हुआ है कि आज के टाइम में हमारा DMCH प्राइवेट अस्पताल से बेहतर इलाज दे रहा है। और आज यहाँ के मिथिला के जो लोग हैं इलाज वहां कराने जाते हैं वो पूर्ण विश्वास के साथ जाते हैं कि वहां बेड कम पड़ जाती है। आप विकास की बात कर रही हैं मैडम, अभी दरभंगा में एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, उसमें 1400 बेड का अस्पताल बन रहा है। DMCH की आपने बात कही है कि यहाँ समुचित इलाज मिलता है मरीजों को, लेकिन कई वीडियोस भी सामने आते हैं। विपक्ष भले ही उस वीडियो को साझा करे सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन हमने वो तस्वीरें भी हमें देखने को मिलती है जहां पर कचरे लगे रहते हैं, या जब भी थोड़ी सी बरसात होती है DMCH डूब जाता है। शराब पार्टी होती है आपके DMCH में। मैडम पानी की अगर बात करेंगी तो आप भी, मुझे लगता है कि आप भी मतलब दूसरे स्टेट से होंगे, दिल्ली से या मुंबई जैसी की बात करेंगी। नहीं, मैं यही मिथिला मैं एक बात, आप वहां घूमती होंगी मैडम, अगर कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर बरसात होती है तो उस पानी को निकलने के लिए कम से कम 1 घंटा का समय लगता है। और उस 1 घंटे के समय के पर अगर आप वीडियो बना के अगर सोशल मीडिया पे डालेंगे तो ये तो हर आदमी जानता है, रोड बनाने वाला, नाला बनाने वाला या उधर से गुजरने वाला, कि बरसात हुई है, घर में जब छत पे पानी पड़ता है तो हम लोग बनाते हैं बेहतर कि वो पानी जल्द से जल्द निकले, लेकिन तब भी निकलने में थोड़ा समय लगता ही लगता है। ऐसा नहीं कि बारिश खत्म पानी खत्म, थोड़ा समय लेता है। तो वो पानी एग्जिट होने में थोड़ा समय लगता है मैडम। तो इसके लिए हम हर रोड पर पानी की बात को हम इसको नहीं कह सकते। रही बात आपने कचरे की कही,
तो मैडम यहाँ दरभंगा मिथिला की बात कर रही है, मिथिला में 2 शिफ्ट में कचरा उठता है और दोनों शिफ्ट में। तो और क्या है कि कचरा उठाने के टाइम में, अब जब मान लीजिए कि जब सुबह के टाइम में अस्पताल से या कोई भी हॉस्पिटल्स हो या होटल्स हो, उनका जो डस्ट रहता है या नाले का जो भी डस्ट रहता है, तो उसको एक जगह एक्वायर करके उसको निकालने के लिए थोड़ा समय तो लगता है मैडम। अब उस समय में कोई उस फोटो को पोस्ट कर दे, कहे कि यहाँ पे कचरा का अंबार है, अब भाई विपक्ष क्या करेगा? शराब पार्टी पर कैसे जवाब दीजिएगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की है, लेकिन आपके डीएमसीएच के अधिकारी डॉक्टर बैठ के शराब पीते हैं, वो वीडियोस भी सामने आते हैं। मैडम वो शराब पार्टी तो नहीं थी, वो पार्टी चल रही थी। शराब को तो वहां पे विपक्ष, मैडम विपक्ष के लोग ने ही उसको शराब का रूपरेखा दे दिया था। ऐसे किसी के ऊपर में कोई पोस्टिंग नहीं, किसी के ऊपर मुकदमे हुए, वहां शराब पार्टी कार्रवाई तो हुई, लेकिन इस मामले में जो भी दोषी थे उन पर एक्शन तो लिया गया है। कोई एक्शन नहीं हुआ था मैडम। जो था वहां पे पार्टी मन रही थी, उसको अननेसेसरी कर दिया। वो वीडियो आपने हम दरभंगा के, मेरा घर उसी के बगल में, तो हम तो जानते हैं। मेरा घर जस्ट डीएमसीएच के 500 मीटर की दूरी पर है, तो मैं जानता हूं कि ये आरोप लगाया भी विपक्ष की साजिश है। एकदम मैडम, यानी जो भी हो रहा है सब विपक्ष कर रहा है, ये मैडम विपक्ष के पास कोई मुद्दा हो चुनाव लड़ने का, तब वो बात करेगा ना। विपक्ष अभी राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि वोट अधिकार यात्रा निकाली थी उन्होंने, कि उनका वोट चोरी हो गया। भैया अभी आपके इस कनक्लेव में बहुत लोग आए थे, किसी ने कहा कि उनका वोट चोरी हुआ, किसी ने कहा उनका नाम कट गया। उन्हें क्या चाहिए? जनता को गुमराह करने के लिए। और रही बात जनता की, तो जनता बिहार की जान रही है। मैं दरभंगा से आता हूं, दरभंगा की बात करूंगा। दरभंगा की हर एक जनता इस बात को जान रही है। उन्होंने अपने विधानसभा के विधायक का कार्यकाल देखा है, उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार का कार्यकाल देख रहे हैं, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल देख रहे हैं। जनता अपना वोट देने के लिए अपने माइंड को सेट कर चुकी है। बस इंतजार है 6 तारीख का, और 14 तारीख को जो घोषणा होने वाली है, तो हम आपसे जरूर मिलेंगे और मिठाई हम आपको खिलाएंगे कि इस बार पूर्ण प्रचंड बहुमत की सीट लाकर हम अपनी सरकार बनाएंगे। और नीतीश कुमार जी फिर बिहार के विकास के लिए जो उन्होंने ग्राफ तैयार किया है, क्योंकि नीतीश कुमार जी चुनाव में जो भी एजेंडा हमारी बिहार की सरकार लाती है, केंद्र सरकार जो भी चुनाव में अपने एजेंडा लाती है, मैडम मैं कहूंगा कि उस एजेंडों पे काम होता है। ये हमारा एजेंडा ऐसा नहीं रहता, हमारी सरकार के ऐसे एजेंडे नहीं थे कि एजेंडा उन्होंने सुना दिया और जब चुनाव जीत गए तो फिर घर बैठ गए। क्योंकि मैं आपको याद दिलाता हूं, 2015 का चुनाव शायद आपको याद होगा, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था, नहीं मैं, हाँ 2010 के चुनाव की बात, 2010 की चुनाव, सॉरी हाँ 2000 के चुनाव, सॉरी 2000 के चुनाव जब हो रहे थे लालू प्रसाद यादव जी के, तो लालू प्रसाद यादव जी ने मंच से मीडिया के सामने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम रोड हेमा मालिनी के गाल जैसे चिकन जरूर करेंगे। ये आपको पता होगा। लेकिन उनकी सरकार बनी, 2020 में उनकी सरकार बनी, लेकिन रोड जो है हेमा मालिनी के गाल जैसे तो नहीं थे, लेकिन अमरीश पुरी के गाल तो जैसे जरूर थे। इस बात को आप भी नकार नहीं सकती। तो ये है उनके झूठे वादे, जो सिर्फ लोगों को गुमराह करना जानते हैं, जो सिर्फ अपने परिवार की राजनीति करना चाहते हैं। मैडम आप मुझे बता दीजिए, जब से लालू प्रसाद यादव जी राजनीति में आए हैं, उनके साथ उस राजनीति को खड़ा करने के लिए उनके साथ बहुत लोग लगे हुए हैं। उन्होंने उनका खून पसीना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो लालू प्रसाद यादव जी बनते हैं। जब वो जेल जाते हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो राबड़ी देवी जी बन जाती हैं। फिर जब उन लोग पर लगता है चुनाव होता है तो अगर उप मुख्यमंत्री बनना है तो उनका बेटा बनते हैं, स्वास्थ्य मंत्री बनना है तो उनके बेटा बनते हैं, राज्यसभा सांसद बनना है तो उनकी बेटी बनती है, सांसद बनना है तो उनकी बेटी बनती है। ये कैसी पार्टी है? ये कैसा विकास है? सिर्फ अपने परिवार का विकास। हमारी मुख्यमंत्री का चेहरा है। मैडम जो आदमी काम करेगा नाम उसी का होगा। आज देश में चाय बेचने वाले का बेटा, कभी किसी ने सोचा नहीं होता। राहुल गांधी जी को रात में नींद नहीं आती है कि जो आदमी चाय बेचता था वो आज देश का प्रधानमंत्री बना हुआ, देश का सेवक बना हुआ, देश की जनता का वो जनोद्धार कर रहा है।
उसका विकास की गाथा वो पढ़ते हैं हर बार में। जब उनका चैनल आता है, जब वो मन की बात करते हैं, कोई सौगात लेके आते हैं। जब जब वो बिहार की धरती पर आए हैं, उन्होंने बिहार के हर जिला को नई नई सौगातें दी हैं। और वो इस बात को देख के वो लोग डर चुके हैं कि ये आदमी जब तक है तब तक उनकी लोटियां डूब चुकी है। आज कांग्रेस, आप बात कर रहे हैं, मैं नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूं बिहार से, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। ये दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी जब तक हमारे भारत में है, भारत को ना कोई झुका सकता है, ना कोई गलत निगाहों से देख सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैडम कि यही भारत है, जब हमारे सैनिक बॉर्डर पर लड़ाई करने जाते थे तो उन्हें कैसे हथियार दिए जाते थे, और हमारे जब केंद्र में सरकार थी राहुल गांधी की, उनके परिवार कांग्रेस की, तो हथियार विदेशों से खरीद के आया जाता था। आज हमारा भारत है जो हथियार खुद निर्माण कर रहा है और दूसरे देशों को दे रहा है। तो ये उपलब्धि सबसे बड़े हमारे उन सैनिक जवान भाइयों के लिए हैं जिनके परिवार के लोग हमारे बिहार में भी है, मिथिला में भी। आज वो लोग कहते हैं कि बॉर्डर पे उनका बेटा सुरक्षित है। अभी पाकिस्तान के द्वारा जो हुआ था उसका करारा जवाब देकर हमारे एनडीए सरकार, हमारे केंद्र मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सबक सिखा दिया है, ये एक मिसाल है। हम भारतीयों को क्या चाहिए? हमारी सुरक्षा चाहिए। हम बिहारियों को क्या चाहिए? हमारा सम्मान चाहिए। आज बिहारी जहां भी जाते हैं, बिहारी को ऊंचे नजर देखा जाता है। एक समय था कि जब बिहारी को लोग बैठने नहीं देते थे। ये वो दिन भी हम नहीं भूल सकते हैं जब बिहारियों को लोग कहते थे, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में लेकर आते उन लोगों को जिन्होंने बिहारी को अपमान किया था, जो कहते हैं कि बिहारी गटर साफ करने वाले, बिहारी चाय बेचने वाले, बिहारी शौचालय बेचने वाले, उन लोगों को हमारे बिहार की पवित्र धरती पर लाकर हमारे बिहार की पवित्र धरती को अपमानित करने का काम किया। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों को ला सकते हैं जो हमारे बिहार को हमेशा अपमानित करने का काम किया, और उन पर जनता विश्वास करेगी। उनके झूठे वादों पर जनता विश्वास करेगी। आप कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जब सरकार उनकी बनेगी तो बिहार में सरकारी नौकरियां देंगे, जितनी आबादी है उसका 30%। मतलब आप समझ रही है मैडम वो कितनी नौकरियां देंगे? वो जो आदमी अपने पिताजी के चरवाहा विद्यालय में पढ़ के शिक्षित नहीं हो सका, वो हम युवाओं को शिक्षित करेगा। मैं भी युवा वर्ग से आता हूं। 17 महीने में जो नौकरियां दी गई वो भी क्रेडिट तो तेजस्वी यादव अपने पास ही रख रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी ही कॉपी कर रहे हैं नीतीश कुमार। अब मैडम तेजस्वी प्रसाद यादव जी सरकार में कितने दिन थे ये तो वो जानेंगे, और जो ग्राफ तैयार होता है नौकरी की योजनाओं की, 17 साल में उप मुख्यमंत्री नौकरी दे देंगे, मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? ये मतलब 17 महीना आए हुए नहीं हुआ, उन्होंने विभाग में नौकरियां भी, मतलब स्वास्थ्य विभाग में भी उनके पास था, उसमें कितनी नौकरियां दी थी उन्होंने वो बता दें। जितना भी मतलब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद के मतलब झूठे वादे, उनके पिताजी ने तो नौकरी दी नहीं, और बेटा 17 महीना में नौकरी का स्ट्रेटेजी बना देगा और नौकरी भी दे देंगे। वो हद है। ऐसा बात बोले वो एक संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। भाई बात तो वेटेड बोलिए कि आप क्या कह रहे हैं। बिहार की जनसंख्या 14 से 15 करोड़, 3.5 करोड़ लोगों को, युवाओं को आप नौकरी दे दीजिएगा। मतलब हर परिवार से एक आदमी को आप नौकरी दीजिएगा। मतलब कहां से दे दीजिएगा भैया? कौन विभाग में दे दीजिएगा भैया? आप बता दीजिए। कि मुंह है, मुंह से जो बोलना, मुख्यमंत्री के बेटा है, जो बोलना है बोल दो। उनकी पहचान है, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। उनको आज भी लोग कहते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के बेटा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी की कोई पहचान नहीं है, और वो इस बार की जो गुमराह कर रहे हैं, बिहार की जनता ने अपने माइंड को सेट कर रखा है कि इस बार उन लोग को क्या करना है। और देखिएगा, आप घूमिएगा, बिहार की जनता एकदम रिलैक्स मूड में है, उनको कोई टेंशन नहीं है। हाँ, सब दल जाएंगे उनके पास, वो सब दल की बातें सुनेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, लेकिन वोट जब देने की बात आती है तो वो लोग वहां देख लेते हैं कि वोट वहां कहां देनी है। और इस बार मैं बता देता हूं मैडम, जितने भी दूसरे दल के लोग आए हुए हैं, जो चुनाव के टाइम में ही 6 महीने साल भर पहले से नजर आना शुरू कर जाते हैं, उनको जो हसर हुआ था पिछली बार, इस बार तो फिर वो लोग देख ले इस बार क्या होगा। और रही बात, आप अपने चर्चा की थी जनसुराज की, मैडम जब वो शुरू में एंट्री हुई थी उनकी, तो बहुत शानदार एंट्री हुई थी। उसी एंट्री पर उन पर कोई आरोप नहीं लगा था उस टाइम तक। तो उन्होंने उपचुनाव भी लड़ा था मैडम। जितने भी कैंडिडेट, 4 कैंडिडेट उन्होंने उतारे थे,
जमानत जब्त हो गई थी मैडम, और अभी तो आरोप का सिलसिला शुरू हुआ है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगी वो दूसरों का पर आरोप लगाते हैं। पहले उनके कार्यकर्ता, हम लोग नहीं आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ जो कार्यकर्ता उनके यात्रा में शामिल हो के महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, घूमे हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं। कोई विपक्ष आरोप नहीं लगा, आरोप उनके ही पार्टी के, उनके ही कार्यकर्ता लगा रहे हैं, जिनको उन्होंने सपना दिखाया। एक तो सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा था कि जहां जहां उनके टेंट होते थे उस टेंट वाले का पैसा उन्होंने रखा है, वो बेचारा अभी तक रोता रहता है। चलिए ठीक है, यानी आरोप प्रत्यारोप ये काम है पक्ष और विपक्ष का लगाना, लेकिन जनता किसे चुनती है ये 14 नवंबर को पता चलेगा। और तब जो आपने बोला है कि हम आपको मिठाई खिलाएंगे, उस दिन हम आपसे जरूर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आप कहीं भी रहेंगी, जी। मैं खुद आकर आपको मिठाई खिलाऊंगा, इस बात को मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि। करना चाहूंगी